तो गाइस हम लोगों ने देखा था एलियन हमारी हरिदा से कह रहा होता है रोते हुए, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला हूं तो मुझे रोक दो, मुझे ख़त्म कर दो। यहाँ पे हम लोगों ने स्टोरी ख़त्म की थी। जब हरिडा एलियन के मुंह से ये सब बातें सुनती है तो वह खुद हैरान रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने देखा कि एलियन का मर्डरस इंटेंट अब 0 पर आ चुका था। यह देखकर हरिडा बहुत दुखी हो गई। उसे बस यही सोचकर बुरा लग रहा था कि एलियन अपनी माँ के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था। वह उसके साथ रहकर खुश भी लग रहा था। हरिडा बस यही चाहती थी कि एलियन खुश रहे। वह नहीं चाहती थी कि उसे दर्द हो। क्या वह इतनी सी खुशी भी नहीं मांग सकती थी? उसने एलियन के हाथ पकड़कर कहा उसने एलियन का हाथ पकड़कर कहा कि वह उस पर भरोसा करे। फिर उसने उसकी चाबी अपने पास रख ली और कहा कि चाहे कोई भी दरवाज़ा खटखटाए उसे दरवाज़ा नहीं खोलना है। भले ही पूरी दुनिया एलियन से मुंह मोड़ ले, लेकिन हेलिडा ऐसा कभी नहीं करेगी। इसके बाद उसने अपने 4 एड्स जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो लोग होते ना सहयोगी एड्स, टॉर्बेन, पैट्रिक और नॉर्बर्ट और लिजेंडर को बुलाया और इसी के साथ मेन क्वेस्ट मर्डर फिर से शुरू हो गया। कुछ देर बाद हेलिडा ने एलियन को बाहर उठाया। वह जानती थी कि अभी भी उसे दर्द हो रहा है, लेकिन अब वह ठीक रहेगा। उसने एलियन को समझाया कि उसे बस चाकू से उन लोगों को ख़त्म करना है। वे सभी पहले ही पॉइजन की वजह से बेहोश और पैरालाइज्ड थे। हेलिडा जब एक बॉडी को खींच रही थी तभी गलती से उसका चाकू एक विक्टिम को लग गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह मर्डर मेन क्वेस्ट भी पूरा हो गया। इस पूरी सिचुएशन को लेकर हेलिडा इस बार कुछ ज़्यादा ही शांत थी, खासकर इसलिए क्योंकि वे सभी क्रिमिनल्स थे। फिर भी उसने बस इतना कहा कि उसे आगे से ध्यान रखना होगा कि एलियन बाकी लोगों को भी खुद फिनिशिंग बाउल दे सके। इसके बाद एलियन ने हेलिडा को अपने पास खींच लिया और उसे रोना बंद करने के लिए कहा। हेलिडा को तो लग ही नहीं रहा था कि वह रो रही है। फिर भी एलियन बार बार उससे कह रहा था कि वह ऐसे रोना बंद करे, ऐसे ना रोए, रोना बंद करे। एलियन को डर था कि कहीं हेलिडा उसे खो ना दे। हेलिडा भी यही सोचकर परेशान थी कि कहीं एलियन मर ना जाए, इसलिए उसने वही किया जो करना ज़रूरी था। और अब उसे खुद भी हैरानी हो रही थी कि वह लोगों को मारने जैसी चीज़ों को इतनी आसानी से कैसे कर पा रही थी। एलियन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह जिंदा है। फिर उसने उसके आंसुओं से भरे चेहरे को चूम लिया। अगले दिन ओलिविया और कुछ दूसरी मेड्स प्रिसिला के आदेश पर एलियन से मिलने आई, लेकिन हेलिडा ने उन्हें सीधे अंदर जाने नहीं दिया। इसी दौरान ओलिविया के मुंह से गलती से यह बात निकल गई कि उसे पता था कि स्प्रिंकलर से होली वाटर निकल रहा था। तभी एलियन खुद दरवाजे तक आ गया। एलियन को बिल्कुल ठीक देखकर ओलिविया हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने तो अपनी आंखों से देखा था कि कल एलियन की स्किन होली वाटर से जल रही थी, पूरी तरह से जल चुकी थी, ऐसा वैसा। ओलिविया पसीना पसीना हो रही थी और अब उसे लगने लगा था कि शायद उससे ही कोई गलती हुई है। तभी हेलिडा ने बताया कि उसने पहले ही स्प्रिंकलर्स को रिपेयर करवाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और ऊपर से ओलिविया ने यह भी सुनिश्चित किया था कि बर्थडे सेलिब्रेशन के पूरे समय हेलिडा किसी न किसी काम में बिजी रहें। अब हेलिडा को शक हो गया था कि ओलिविया यहाँ यह देखने आई है कि होली वाटर की वजह से एलियन को कोई नुकसान हुआ है या नहीं, और शायद बाकी मेड्स को विटनेस के तौर पर अपने साथ लाई थी। एलियन का चेहरा देखकर ओलिविया और भी डर गई। एलियन ने ओलिविया से पूछा कि क्या हेलिडा जो कुछ कह रही है वह सच है। उसने कहा कि उस दिन वह पहले से ही बीमार था और ऊपर से स्प्रिंकलर से अचानक पानी गिरने की वजह से वह बुरी तरह घबरा गया था। अगर हेलिडा वहाँ नहीं होती तो शायद वह मर ही जाता। फिर एलियन ने ओलिविया से पूछा कि क्या वह यहाँ आकर अपने क्राइम्स कबूल करने आई है। ओलिविया तुरंत ज़मीन पर गिर पड़ी और उसे मार डालने की गुहार करने लगी, लेकिन एलियन ने बस दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि उसे अभी मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सब कुछ सामने आ जाएगा तब वह खुद उसके लिए सही पनिशमेंट तय करेगा। तब तक ओलिविया अपने कमरे में जाकर इंतजार कर सकती है। एलियन ने हेलिडा को बताया कि उसकी माँ यानी प्रिसिला इस समय कोमा में है। उसके पिता ने आदेश दिया है कि प्रिसिला को विला में ही कन्फाइंड रखा जाए और अब शायद वह अपनी ज़िंदगी के बाकी समय भी उसी जगह पे बिताएगी, वहाँ से बाहर नहीं निकलेगी।
माहौल काफ़ी उदास हो जाता है। इसलिए हेलिडा ने बात को बदलते हुए कहा कि एडियन से देरी हो एडियन को देर से ही सही हैप्पी बर्थडे कहा। फिर उसने वह गिफ्ट निकाला जो उसने दोनों के साथ टाउन जाने के दौरान अपने पैसों से ख़रीदा था। उसने वॉच वाला छोटा सा केस एडियन को दिया। हेलिडा को डर था कि शायद एडियन को यह गिफ्ट पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बाकी लोगों ने उसे इससे भी कई ज़्यादा महंगे गिफ्ट्स दिए थे। लेकिन एडियन ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि यह उसकी ज़िंदगी का सबसे प्रीसियस गिफ्ट है। हमारा एडियन तो ऐसा ही ना, प्रीसियस गिफ्ट नहीं, प्रीसियस हेलिडा है उसके लिए। तो यह सुनकर हेलिडा भी हंस पड़ी और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। इसके बाद दोनों ने थोड़ा फ्रेश एयर लेने का फ़ैसला किया। हेलिडा एडियन को व्हील चेयर पर बैठाकर पहाड़ों की तरफ ले गई ताकि दोनों स्प्रिंग में खिले हुए फूलों का आनंद ले सके। ऊपर पहुंचकर वहां का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन उसी जगह एडियन ने हेलिडा को कहा कि तुम्हें मुझे मार देना चाहिए हेलिडा, मार देना चाहिए था। अगर उसने ऐसा किया होता तो हेलिडा को इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ता और वह आराम से रह सकती थी। लेकिन हेलिडा ने उसे भरोसा दिलाया कि वह ठीक है, बस एडियन जिंदा रहना चाहिए। यह सब कुछ वाकई थोड़ा अजीब था, क्योंकि हेलिडा की नज़रों के सामने अभी भी पीसी और एनपीसी के स्टेट्स और गेम विंडोज़ दिखाई दे रहे थे। गाइस, यहाँ पे पीसी और एनपीसी का मतलब है कि पीसी मतलब हो जाता है प्लेयर करेक्टर और एक होता है एनपीसी मतलब नन प्लेयर करेक्टर। जैसे हेलिडा जो हो गई वो पीसी करेक्टर, ठीक है। और एनपीसी मतलब जो स्टोरी लाइन के हिसाब से चलते हैं, जैसे कोई सर्वेंट्स, मेड्स, ये सब। तभी एडियन ने उससे कहा कि वह मरेगा नहीं, वह इसीलिए ज़िंदा रहेगा क्योंकि अब वह अपनी पूरी ज़िंदगी हेलिडा के साथ बिताना चाहता है। जिस पल हेलिडा ने कहा कि वह ज़िंदा है, उसी पल उसके लिए यह दुनिया सिर्फ एक गेम नहीं रही। अब से वह लोगों को मारने के बारे में नहीं सोचेगी, वह खुद से यही कहेगी कि वह एडियन को बचा रही है। वह अपना गलती छुपाने का अच्छा तरीका ये जब उसने चीज़ों को इस तरह देखना शुरू किया तो उसे लगा कि एडियन को बचाने की उसकी इच्छा उसके दुश्मन से भी ज़्यादा मजबूत है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो पूरी दुनिया ही थी। उस पल उसे जो वार्मथ महसूस हो रही थी और जो इंसान उसके सामने था, वह सिर्फ किसी गेम का कैरेक्टर नहीं था, वह उसके लिए एक रियल इंसान और रियल दुनिया बन चुका था। हेलिडा ने उसका हाथ पकड़कर बताया कि उसे और भी कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं जिन्हें वह ओवरनाइट बुला सकती है। अब उसे समझ आ चुका था कि यह कोई सिंपल गेम नहीं बल्कि एक हैरेस रियलिटी थी। और उसी दिन दोनों ने अपने पिकनिक के दौरान 3 और क्रिमिनल्स को ख़त्म कर दिया। शहर में लोगों की भीड़ जमा थी। सभी एक खूंखार अपराधी की एग्जीक्यूशन देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। हेलिडा ने देखा कि लोग भी इस फैसले से सहमत थे। उनका मानना था कि उस आदमी ने जिन लोगों को दर्द और तकलीफ़ दी थी, उसे देखते हुए उसकी सज़ा सही थी। हेलिडा सोचने लगी कि अब तक वह और एडियन मिलकर 5 लोगों को मार चुके थे, लेकिन वे रोज़ रोज़ इस तरह लोगों को ख़त्म नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का फ़ैसला किया। 2 दिन पहले वह एक स्ट्रॉ बंडल लेकर अचानक एडियन के कमरे में पहुंची थी और उसने उस स्ट्रॉ से रस्सी बनाने को कहा था। एडियन ने 3 मजबूत रस्सियां बना दी थी। यह पूरा प्लान हेलिडा ने गेम के रूल्स को अपनी जर्नल में ध्यान से पढ़ने के बाद बनाया था, खासकर असिस्टेड किल्स वाले रूल्स को। किसी क्रिमिनल को ख़त्म करने में सबसे बड़ा रोल एग्जीक्यूशनर का होता था, लेकिन अगर हेलिडा एडियन को एग्जीक्यूशनर की जगह खड़ा करती तो उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर शायद लोग उस पर शक ही नहीं करते। इसलिए एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले हेलिडा ने असली रस्सी को बदलकर एडियन की बनाई हुई रस्सी वहाँ लगा दी। उसने खुद को समझाया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस आदमी की सज़ा तो पहले से ही तय थी, वह बस एक छोटी सी चीज़ बदल रही थी। एग्जीक्यूशनर ने अपना काम किया और हेलिडा यह देखकर सहम गई, लेकिन इसके बदले उसे पहली बार किसी एग्जीक्यूशन में योगदान देने के लिए 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और उसे एक नया सबस्टाइल भी मिला, एग्जीक्यूशनर्स असिस्टेंट। दूसरी तरफ एडियन एक मोनास्ट्री में पहुंच चुका था। वह उस प्रीस्ट से अपना बदला लेने आया था जिसने उसकी माँ को इतना होली वाटर और वह नाइफ दिया था।
एडियन ने अपनी शक्ति से पृष्ठ को हवा में उड़ा दिया। उसे पूरा यकीन था कि हेलिडा चाहती होगी कि वह उस पृष्ठ को छोड़ दे, क्योंकि हेलिडा बेगुनाह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन एडियन ने तय किया कि हेलिडा को इस बारे में पता नहीं चलने देगा। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और पृष्ठ को ख़त्म कर दिया। बाद में हेलिडा ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पिछली रात चर्च को डिमोलिश कर दिया गया था। उसे यह बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि पिछली बार जब वह काउंटेस के साथ वहाँ गई थी तब तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। उसने सोचा कि शायद वहाँ कोई बहुत तेज़ अर्थक्वेक आया होगा। तभी एडियन ने उसे एक गिफ्ट दिया। वह एक एंजल की स्टेटस थी। उस गिफ्ट की जानकारी से हेलिडा को पता चला कि एडियन ने इसे पिछली रात चर्च को नष्ट करने के बाद घर लौटते समय उठाया था। हेलिडा ने थोड़ा घबराकर पूछा कि क्या उसे पूरा यकीन है कि पिछली रात कुछ नहीं हुआ था। एडियन ने उसे भरोसा दिलाया कि नहीं, पिछली रात कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने। हेलिडा बस उसे देखती रह गई। उसे समझ आ रहा था कि एडियन उसे चर्च को नष्ट करने वाली बात छिपा रहा है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वह खुद एडियन के कामों के लिए हर जगह भाग दौड़ करके इतनी बिजी हो गई थी। एडियन कई बार हेलिडा से कह चुका था कि वह उसके साथ थोड़ा समय बिताए। कभी वह चाहता था कि हेलिडा उसके साथ बैठकर पियानो सुने, कभी फ्लावर्स देखने बाहर जाए और कभी उसके साथ कुछ पढ़े, लेकिन हेलिडा हर बार उसे मना कर दे रही थी। एडियन सोचने लगा कि शायद हेलिडा उससे नाराज़ है, लेकिन हेलिडा ने उसे भरोसा दिलाया कि वह बिल्कुल नाराज़ नहीं है। आखिर एक पर्सनल मेड अपने यंग मास्टर से नाराज़ कैसे हो सकती है। तभी एडियन ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वह बस वही करना चाहता है जो हेलिडा चाहती है। उसकी सिर्फ एक कंडीशन थी, हेलिडा उससे दूर रहने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर हेलिडा उसे अवॉइड करेगी तो वह इसे बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा। उसने हेलिडा से पूछा कि क्या वह बस उसकी तरफ देखती रह सकती है, लेकिन हेलिडा फिर भी उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब एडियन खुद से बातें करने लगा कि उसे किसी तरह इसे हमेशा के लिए हटाने का रास्ता ढूंढना होगा। हेलिडा ने नोटिस किया कि एडियन आजकल खुद से काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगा था। वह सोचने लगी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी खिड़की से बाहर देखते हुए हेलिडा ने एक कैरेज को आते देखा। उसे पता चला कि आज एडियन की माँ को ओलिविया के साथ विला ले जाया जाने वाला था। हेलिडा उन्हें बिना यह जाने नहीं दे सकती थी कि काउंटेस आखिर चाहती क्या है, इसलिए उसने अपने आइज़ ऑफ द क्लेवरियंट स्किल को इनफेमी पॉइंट्स की मदद से इन्हांस किया। कभी कभी हेलिडा को एडियन के अंदर दो बिल्कुल अलग साइड्स दिखाई देती थी। एक तरफ एक बेहद कोल्ड डीमन था और दूसरी तरफ एक शांत और मासूम सा यंग मैन। हेलिडा को शक होने लगा कि शायद एडियन की ओरिजिनल सोल पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अपनी इन्हांस्ड साइड से उसने देखा कि जो रूम पहले पूरी तरह मेलेसिनियस से भरा हुआ दिखाई देता था, अब उसमें अलग अलग रंग मिले हुए थे। मतलब वहाँ दो अलग सोल्स मौजूद थी। हेलिडा ने एडियन से पूछा कि ओरिजिनल एडियन की सोल के साथ आखिर क्या हुआ था। एडियन ने समझाया कि जब वह इस शरीर में आया था तब उसने ओरिजिनल एडियन को मारा नहीं था, लेकिन जब उसकी अपनी सोल उस शरीर में गई तो ओरिजिनल एडियन की सोल उसके अंदर दबकर टूट गई थी। अब हेलिडा को समझ आया कि शायद ओरिजिनल एडियन की टूटी हुई सोल के कुछ हिस्से अभी भी वर्तमान एडियन के अंदर मौजूद है। इसके बाद हेलिडा ने काउंटेस के लिए एक लेटर लिखने का फैसला किया। उस लेटर में वह बताना चाहती थी कि उसका असली बेटा अभी भी मौजूद है, लेकिन उसका पहला लेटर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया था, इसलिए उसने उसे बदलकर थोड़ा एम्बिजियस बना दिया ताकि उसकी असली बात सिर्फ प्रिसिला ही समझ सके। लेटर में हेलिडा ने सबसे ज़रूरी बात यही लिखी कि एडियन मरा या गायब नहीं हुआ है और प्रिसिला को अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। काउंटेस के बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन अगर वह बच भी जाती तब भी उसके अंदर जीने की इच्छा लगभग ख़त्म हो चुकी थी। हेलिडा को उम्मीद थी कि उसका यह लेटर शायद प्रिसिला के लिए काफ़ी होगा। उस रात एडियन फ्लावर्स देखने गया। वह ऐसे फ्लावर्स ढूंढ रहा था जो उसे उसकी प्यारी हेलिडा जैसे लगे। उसे समझ नहीं आता था कि एक इंसान की सोल हेलिडा की तरह इतनी पूरी और खूबसूरत कैसे हो सकती है। प्योर और इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, ये कहना है उसका। लेकिन तभी उसकी नज़र हेलिडा के आसपास घूम रही उस ईवल स्पिरिट पर पड़ी। क्योंकि एडियन का उस स्पिरिट पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि शायद यह उसकी डोमेन के बाहर की चीज़ है। वह सोचने लगा कि आखिर हेलिडा से उस स्पिरिट को हटाने का कोई तरीका है या नहीं।
उसने उस स्पिरिट के कुछ हिस्से को अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद उसकी एफिनिटी लेवल 3 तक बढ़ गई और उसने मैनर के अंदर मौजूद मैप क्लोसियोर एबिलिटी भी हासिल कर ली। एडियन को खुद नहीं पता था कि उसका यह काम सच में सफल हुआ या नहीं, लेकिन उसे अंदर से कुछ अलग सा महसूस ज़रूर हुआ और उसने मन ही मन उम्मीद की कि एक दिन वह उस ईवल स्पिरिट को हेलिडा से हमेशा के लिए दूर कर पाएगा। एक दिन एमिली हेलिडा के बनाए हुए हॉट चॉकलेट का मज़ा ले रही थी। तभी हेलिडा ने उससे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सवाल किया। उसने कहा कि अगर किसी की दोस्त का बॉस अचानक अजीब तरह से बिहेव करने लगे और उससे बातें छुपाने लगे तो उसे समझ नहीं आएगा कि उसका बॉस ऐसा क्यों कर रहा है और ये बात उसे परेशान करने लगेगी। एमिली ने तुरंत समझ लिया कि हेलिडा असल में अपने और एडियन की बात कर रही है। ये सुनते ही हेलिडा के मुंह से ड्रिंक निकल गया। एमिली दोनों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो गई और पूछने लगी कि क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हालांकि हेलिडा ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन एमिली ने उससे समझाया कि बहुत सारी लड़कियां एडियन को सीक्रेटली पसंद करती है और क्योंकि हेलिडा उसकी पर्सनल मेड है इसलिए उसके पास बाकी लड़कियों से ज़्यादा चांस है। हेलिडा को समझ ही नहीं आया कि क्या बोले। वो सोचने लगी कि हॉरर गेम में फाइनल बॉस को पसंद करने वाले इंसान के दिमाग में ज़रूर कोई स्क्रू लूज होगा। तभी एमिली उदास हो गई। उसे लगा कि हेलिडा अपनी सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में उससे कुछ नहीं बताना चाहती, जबकि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इससे उसकी एफिनिटी अचानक 50 पॉइंट्स कम हो गई और फिर दोबारा 50 पॉइंट्स कम हो गई। इसके बाद एमिली वहाँ से चली गई। हेलिडा ने सोचा कि किसी तरह एमिली का मूड ठीक करना पड़ेगा, लेकिन तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसे सच में एडियन के लिए फीलिंग्स है क्या। मतलब आखिरकार वो खुद वही इंसान निकली जिसके दिमाग का स्क्रू मिसिंग था और जो एक हॉरर गेम के फाइनल बॉस से प्यार कर बैठी थी। असल में हेलिडा को इस गेम से लॉग आउट करने का तरीका ढूंढना था, लेकिन एडियन को ज़िंदा रखने की कोशिश में वो ये सब पूरी तरह भूल चुकी थी। वो सोचने लगी कि अगर उसने एडियन को अपने फीलिंग्स बता दिए और उसके बाद वो गेम छोड़कर चली गई तो क्या होगा, शायद वो फिर कभी वापस ही ना आ पाए। इसी बीच उसने एमिली के साथ चीज़ें ठीक करने के लिए अपनी एफिनिटी लिस्ट चेक करने का फ़ैसला किया, लेकिन वहाँ देखकर हेलिडा हैरान रह गई कि रोज़ी ने एक ऐसे इंसान को गोली मार दी है जो सहयोगी बनने से मना कर रहा था। भाई रोज़ी खतरनाक है, उसका आगे जाके बहुत अच्छा दिखाने वाला है हेलिडा के साथ। तभी खिड़की पर एक पत्थर आकर लगा। बाहर एडियन खड़ा था और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। उसके हाथ में एक बुकेट था जो उसने खुद जाकर तोड़े थे। हेलिडा उन फूलों को देखकर काफ़ी खुश हुई। एडियन ने बताया कि वो ऐसे फूल ढूंढ रहा था जो हेलिडा जैसे दिखते हों, लेकिन उसे एक भी फूल नहीं मिला। हेलिडा ने मजाक में कहा कि इसमें गार्डन की कोई गलती नहीं है, गलती तो उसकी खुद की है क्योंकि वो पैदा ही इतना सुंदर हुई है। वाह, क्या तारीफ करा है हेलिडा ने अपना। एडियन ने तुरंत उसकी बात मान ली। उसने कहा कि हाँ, ये फूल की गलती नहीं है कि हेलिडा इतनी सुंदर है। ये सुनकर हेलिडा पूरी तरह काउट ऑफ गार्ड हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया और वो दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन एडियन लगातार उसके करीब आता गया। हेलिडा ने कहा कि अगर वो इतना पास आता रहा तो उसे उसकी स्मेल आने लगेगी। तभी हेलिडा ने नोटिस किया कि एडियन पहले की तरह पेल नहीं पड़ रहा था। एडियन ने आराम से कहा कि अगर हेलिडा चाहे तो वो अपनी शर्ट उतार सकता है, क्या कुछ भी, ताकि वो उसे और अच्छी तरह स्मेल कर सके। फिर उसने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, बताओ हेलिडा, क्या मुझे इसे उतार देना चाहिए। भाई देखो कितना खतरनाक फ्लटर है ये तो। उसे पकड़े हुए एडियन ने कहा कि वो चाहता है कि दोनों हमेशा ऐसे ही रहें। उसे लगा कि उसे हेलिडा को और ज़्यादा बार अपने पास रखना चाहिए। अचानक उसने हेलिडा को उठा लिया, और ज़्यादा पास रखना चाहिए, इसीलिए उसने हेलिडा को उठा लिया। हेलिडा हैरान थी कि आखिर एडियन इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गया। अब एडियन उसकी आंखों में देखकर कह रहा था कि शायद वो इसी पल के लिए पैदा हुआ था। हेलिडा ने उसे सच में बहुत खुश कर दिया था। उस रात हेलिडा ठीक से सो ही नहीं पाई। वो बार बार करवट बदलती रही और उसके दिमाग में एडियन का खूबसूरत चेहरा घूमता रहा। ओह कितना क्यूट। आखिरकार उसने अपना क्रॉस निकाल लिया क्योंकि उसे लगा कि वो सच में एक डेविल है। अगली सुबह हेलिडा ने एडियन को पूरी तरह तैयार देखा तो उसे हैरानी हुई कि वो इतनी आसानी से ठीक कैसे है, जबकि पिछली रात उसकी वजह से हेलिडा खुद पूरी रात सो नहीं पाई थी। तभी पता चला कि एडियन के पिता ने उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया था।
ये ब्रेकफास्ट आमतौर पर साल में सिर्फ एक बार होता था। इसका मकसद बस इतना था कि काउंट ये देख सके कि उसका इकलौता बेटा इस बार भी जिंदा है या नहीं। वाह, मतलब कुछ भी, वो तो डेविल है गाइस। आगे जाके ना ये अपने पापा को मारने वाला है, ख़त्म करने वाला है, ख़त्म, खुद काउंट बनेगा। ये तो राजतंत्र है ना, तो ऐसा तो होता ही है। हेलिडा को ये जानकर हैरानी हुई कि इसे फादर सन ब्रेकफास्ट कहा जाता है। वहाँ का माहौल इतना टेंस था कि जैसे चाकू से भी उसे काटा जा सकता था। दोनों ने स्प्रिंकलर वाले इंसिडेंट के बारे में बात की। काउंट का मानना था कि उसे प्रिसिला को बहुत पहले ही समरविला भेज देना चाहिए था, खासकर तब से जब उसने ये डेवल वाली बातें शुरू कर दी थी। काउंट की तरफ देखते हुए हेलिडा को उसे एफिनिटी टारगेट बनाने का मौका मिल गया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे एक्सेप्ट कर पाती, प्रोमोट अचानक ज़मीन पर गिर गया। अब हेलिडा को अपनी लेजेंडरी ग्लव से मिली बड़ी हुई डेक्सट्रेटरी का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने अलग अलग एंगल से जल्दी प्रमोट दबाने की कोशिश की और आखिरकार उसने काउंट को एफिनिटी टारगेट के रूप में ऐड कर लिया। लेकिन काउंट के साथ मीटिंग ख़त्म होने तक हेलिडा सोचने लगी कि कहीं एडियन को उस पर शक तो नहीं हो गया, क्योंकि एडियन उसे बहुत अजीब तरह से घूर रहा था। हाय, हेलिडा तो पूरा डर गई थी, ये इतना सस्पिशियस तरह से क्यों देख रहा है मुझे। इसके बाद जब हेलिडा टाउन में अपने काम से जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात कैडन और ग्रोवर से हुई। गाइस, इन दोनों बच्चों को तो आप लोग जानते ही है ना, एडियन से जो कि मार भी खा चुका है। हेलिडा को उनसे एक काम करवाना था, इसलिए उन्होंने पहली बार हु इज़ द मोस्ट इवल कंपटीशन शुरू कर दी। जैसे ही ये कंपटीशन शुरू हुई, बहुत सारे इवल एफिनिटी टारगेट्स वहाँ आने लगे, क्योंकि वो सभी हेलिडा के बड़े फैंस थे। हालांकि हेलिडा उन्हें मन ही मन एडियन के पैक्ड लंचेस समझ रही थी। वाह, मतलब सबको मारना है उसे, और क्या। ये लोग इतने बिजी होकर इधर उधर नाइफ से लहरा रहे थे कि उन्हें ये भी पता नहीं चला कि उनके आसपास से लोग गायब हो रहे थे। यहाँ ऐसा होना आम बात थी और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरे शब्दों में, ये लोग सेक्रीफाइस के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। सबसे पहले बेंजामिन मिलर आगे आया। उसने बताया कि वो इस इलाके का सबसे मशहूर सीरियल किलर है और पिछले 10 सालों से अपने विक्टिम्स का मीट बेच रहा है। छी। उसने रिश्वत देकर पुलिस को भी अपने कंट्रोल में रखा था, जबकि उसे 2 बार मौत की सज़ा मिल चुकी थी। वाह। वो अपनी कहानी सुनाता ही जा रहा था और दूसरी तरफ हेलिडा मन ही मन उसे अपनी डेथ नोट में लिख चुकी थी। आखिर में हेलिडा को ऐसे करीब 20 और कैंडिडेट्स मिल गए। उस शाम हेलिडा काउंट से मिलने गई और उसकी एफिनिटी बढ़ाने के लिए उसे एक फाउंटेन पेन दिया। लेकिन काउंट ने पेन हाथ में लेकर देखा और उसे स्लिपरी महसूस हुआ। स्लिप होता है ना, जो भी है, स्लिपरी महसूस हुआ, इसलिए उसने उसे सीधे फेंक दिया। हेलिडा को विश्वास ही नहीं हुआ। वो पेन पूरे 300 गोल्ड का था। भाई, ये एडियन थोड़ी एडियन का बाप है, थोड़ी ऐसे मान जाएगा कुछ भी, मतलब। लेकिन हेलिडा अभी भी हार मानने वाली थी नहीं। उसने उसे एक पॉकेट वॉच और क्वाइल भी दिया, लेकिन काउंट ने उन्हें भी अपनी क्वालिटी पसंद न आने के कारण फेंक दिया। आखिरकार वो हेलिडा पर इतना गुस्सा हो गया कि उसकी एफिनिटी कम होते होते इतनी नीचे चली गई कि काउंट उसकी एफिनिटी लिस्ट से ही रिमूव हो गया। अब वो हेलिडा के लिए हॉस्टाइल हो चुका था। निराश होकर हेलिडा वहाँ से बाहर निकली ही थी कि सामने एडियन मिल गया। उसने पूछा कि हेलिडा उसके पिता के कमरे से बाहर क्यों आ रही है। अगर हेलिडा ने गलत जवाब दिया तो एडियन उन सभी को मार डालने वाला था। समझ रहे हो गाइस, नहीं छोड़ूंगा वाला हाल है। हेलिडा ने तुरंत समझ लिया कि एडियन के दिमाग में क्या चल रहा है। वो कुछ गलत सोच रहा है गाइस, कुछ गलत, मतलब गलत सोच रहा है। सोच लो, उसे लग रहा था कि शायद हेलिडा एक एम्बिशियस मेड है जो काउंट के बच्चे को जन्म देकर अपनी पोजीशन ऊपर करना चाहती थी। छी गाइस, छी, एडियन इतना गंदा कैसे सोच सकता है। हेलिडा ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि वो वैसा कुछ भी नहीं सोच रहा है। सोचे जो भी है, जैसा वो समझ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो समझ रहा है। ये सुनकर एडियन जल्द ही शांत हो गया। अपने कमरे में वापस आने के बाद हेलिडा ने उसे गार्डनिंग सेट दिया, साथ में ऐसा प्लांट दिया जिसे मरना लगभग इम्पॉसिबल था। उसने उसे लिमिटेड एडिशन म्यूजिक सीट और एडियन की फेवरेट टी लीव्स भी दी, और सबसे आखिर में उन क्रिमिनल्स की पूरी लिस्ट भी दी जिन्हें उसने उसके लिए कलेक्ट किया था।
एडियन इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू तक आ गए। लेकिन हेलिडा हैरान थी क्योंकि उसकी एफिनिटी फिर भी बढ़ नहीं रही थी। उसने एडियन से पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहा है। एडियन ने जवाब दिया कि जब भी वो हेलिडा को देखता है उसका दिल हमेशा सीने से बाहर निकलने जैसा महसूस होता है। वाह वाह, क्या डायलॉग मार रहा है देखो, डेविल होके। हेलिडा ने एफिनिटी लेवल चेक किया तो वो देखकर हैरान रह गई कि बिना उसे पता चले उसकी एफिनिटी लेवल 3 हो चुकी थी। अब हेलिडा को समझ आ गया कि सिर्फ गिफ्ट्स देकर एफिनिटी बढ़ाने वाला तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अब एफिनिटी कैसे बढ़ाई जाए। तभी एडियन अपने बेड पर बैठ गया और हेलिडा का हाथ अपने पास खींचकर उसके ऊपर अपना चेहरा रख दिया। उसने कहा कि उसे हेलिडा को अपने पास रखना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ हेलिडा ही ऐसी इंसान थी जिसकी मौजूदगी में वो चैन से सो सकता था। ये सुनकर हेलिडा का चेहरा फिर से लाल हो गया और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। एक दिन हेलिडा को नोटिस मिला कि टाउन में फिर से एक फांसी नहीं बल्कि सिर काटकर सज़ा देने वाली एग्जीक्यूशन होने वाली है। जब से उसे एग्जीक्यूशनर्स असिस्टेंट वाला टाइटल मिला था तब से उसे ऐसी नोटिफिकेशंस बार बार मिलने लगी थी कि टाउन का एग्जीक्यूशनर इन दिनों सिर काटने वाली सज़ा को ज़्यादा पसंद करने लगा था, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी और साफ़ तरीके से हो जाती थी। इसलिए हेलिडा ने सोचा कि उसे एक एग्जीक्यूशनर्स एक्स बना लेना चाहिए। एग्जीक्यूशनर एक्स मतलब समझ रहे ना गाइस, कुल्हाड़ी का बात हो रहा है। अगली बार तो उसने रॉब बनाया था ना, रस्सी, इस बार वो कुल्हाड़ी बनाएगी। कुछ दिन पहले उसने टाउन से हैंगिंग के लिए रोप खरीदी थी, लेकिन गलती से उसने गलत तरह की रोप खरीद ली थी। अब उसने सोचा कि इन्हीं रोप्स का इस्तेमाल करके वेस्टर्न स्टाइल डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स बना लेती है। अपना काम पूरा करके हेलिडा अपने बनाए हुए डेकोरेशंस को बड़े गर्व से देख ही रही थी कि तभी लेटिसा कमरे में आ गई। हेलिडा को लगा कि अब उसे बिना परमिशन के डेकोरेशंस लगाने के लिए डांट पड़ने वाली है, लेकिन लेटिसा ने डेकोरेशंस को ध्यान से देखा और उल्टा हेलिडा के काम की तारीफ़ करने लगी। उसे हेलिडा की टैलेंट देखकर काफ़ी हैरानी हुई। हेलिडा ने उसे कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेशंस भी दे दिए, जिन्हें देखकर लेटिसा बहुत खुश हुई और उन्हें लेकर चली गई। बाद में हेलिडा एक खाली कैफ़े में बैठकर आइसक्रीम खाते हुए धूप का मज़ा ले रही थी। एडियन ने उसे यहीं इंतज़ार करने के लिए कहा था। उसे याद आया कि एडियन ने बताया था कि उसके पिता ने अब कुछ पैट्रॉन्स की जिम्मेदारी उसे सौंप दी है, इसलिए इन दिनों एडियन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगा था। लेकिन हेलिडा का दिमाग बार बार काउंट के उसके प्रति हॉस्टाइल हो जाने और एडियन की एफिनिटी बढ़ाने में असफल होने पर अटक रहा था। उसे ये भी चिंता होने लगी कि कहीं एडियन भी गेम सिस्टम के साथ इंटर रिएक्ट तो नहीं कर सकता। तो वो फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर खुजला ही रही थी कि तभी बाहर अचानक हंगामा होने लगा। एक आदमी दूसरे आदमी को मार डालने की धमकी दे रहा था। हेलिडा ने ये देखकर सिंक किया और सोचा कि ये पूरा विलेज तो एडियन का पर्सनल रेफ्रिजरेटर बन चुका है। यहाँ लोग दिन दहाड़े बुजुर्गों पर हमला करने तक से नहीं डरते हैं। जब वो बूढ़ा आदमी मदद के लिए चिल्लाया तो आसपास के लोगों ने बस अपनी खिड़कियाँ बंद कर ली। हेलिडा को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उसकी मदद करने के लिए बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए वो खुद बाहर निकल आई। रैकून हेलिडा ने टैकल इस्तेमाल किया। उसका क्रिटिकल हिट इतना ज़बरदस्त था कि सामने वाले के हाथ में पकड़ा हुआ आइटम भी गिर गया, लेकिन अटैक थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल हो गया था। वो आदमी जाकर एक घर के सामने इतनी ज़ोर से टकराया कि घर को भी काफ़ी नुकसान हो गया। वहाँ का दीवार ही पूरा टूट गया। उसी समय एडियन वापस आ गया और उसने चिंता करते हुए पूछा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। हेलिडा ने तय किया कि उस आदमी को मैंसन लेकर चलते हैं। मैंसन पहुंचने के बाद एडियन ने काश्मीर को उठने के लिए कहा और उसे एक बेहद खतरनाक नज़र से देखा। सामने अपने लॉर्ड शैतान को देखकर काश्मीर ने डर के मारे अपना सिर ज़मीन पर मारते हुए झुकाया। उसकी आंखों में आंसू तक आ गए और उसने कहा कि एडियन से मिलना उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका लॉर्ड सच में अर्थ पर आ गया है, लेकिन एडियन ने कहा कि वो तो अर्थ पर आने के बजाय मरना ज़्यादा पसंद करता है। फिर उसने काश्मीर से पूछा कि वो यहाँ आखिर कर क्या रहा है। अब हेलिडा को पता चला कि एडियन इस दुनिया में अकेला डेविल नहीं था। काश्मीर ने बताया कि उसके लॉर्ड बेल्फेगोर को स्लॉथ और लस्ट का डीमन था, जो भी है।
एक जगह सो गया था और अब अपने कैस्टल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। काश्मीर खुद एनिमी टेरिटरी के पीछे पकड़ा गया था और उसे सरफेस वर्ल्ड यानी अर्थ पर भेज दिया गया था। अब वो बड़ी मुश्किल से एक ऑर्फनेज में बच्चों की देखभाल करके अपना गुजारा कर रहा है। लेकिन जैसे ही काश्मीर ने एलियन को देखा वो बहुत खुश हो गया और उसकी तरफ एडमिरेशन से देखने लगा। काश्मीर ने कहा कि वो अपना जीवन एलियन की सेवा में लगाना चाहता है, इसलिए एलियन ने फैसला किया कि वो उसे यही काम दिला देगा। हेरिडा ने एलियन को रोकने की कोशिश की क्योंकि काश्मीर को अभी अभी एक बूढ़े आदमी की पिटाई करते हुए पकड़ा गया था। लेकिन काश्मीर ने समझाया कि वो बूढ़ा आदमी ऑर्फनेज के एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। मतलब मामला कुछ और ही निकला। हेलिडा को समझ आ गया कि लुक्स देखकर किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हेलिडा ने दांत पीस लिए। उसे खुद सर्वेंट के रूप में एक्नॉलेज करवाने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा था, यहाँ तक कि उसे पॉइजन देकर मारने की कोशिश भी की गई थी। और दूसरी तरफ एलियन इस डेविल को इतनी आसानी से अपने यहाँ काम दे रहा है। वाह, मतलब कुछ भी गाइस, हमारी हेलिडा भी अब जलने लगी, लेकिन बॉयज से क्या मतलब कुछ भी। ऊपर से काश्मीर के चेहरे पर वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन देखकर हेलिडा और चिढ़ गई। उसे आज तक एलियन से एक बार भी गुड जॉब सुनने को नहीं मिला था। उसे ये साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन लग रहा था, नाइंसाफ़ी लग रहा था उसे। इसलिए हेलिडा ने मन में तय कर लिया कि अब वो काश्मीर की थोड़ी हैजिंग करेगी। अगले दिन एक डची ने लेटिसा को दिए गए हेलिडा के डेकोरेशंस खरीद लिए। इस वजह से हेलिडा को करीब 2000 गोल्ड का पे एडवांस मिलने वाला था। हेलिडा ये देखकर हैरान रह गई कि जिस रोप को उसने गलती से खरीदा था उसी से उसने करीब 700% प्रॉफिट कमा लिया। तभी काश्मीर वहाँ एक बहुत बड़ा लॉन्ड्री का ढेर लेकर आ गया। वो एलियन की मेडिसिन भी पहले ही पहुँचा चुका था, वो भी लेटिसा के आदेश पर। हेलिडा ने देखा कि उसके हाथ में इतनी भारी लॉन्ड्री थी कि उसे उठाने में शायद 2 लोगों को भी परेशानी हो जाए। फिर उसने काश्मीर की बॉडी देखी और समझ गई कि सर्वेंट का काम करने के लिए उसका फिजिकल बिल्ड बिल्कुल परफेक्ट था। काश्मीर ने पूछा कि लॉन्ड्री रूम कहाँ है। हेलिडा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, स्मार्ट की स्माइल आ गई, क्योंकि उसे लगा कि यही परफेक्ट मौका है। लॉन्ड्री रूम वो जगह थी जिसे सारे सर्वेंट्स अवॉइड करने की कोशिश करते थे। वहाँ हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट थी, हर कोई बहुत सख्त था और काम भी बेहद मेहनत वाला था। लेकिन काश्मीर को वहाँ भी आसानी से काम करते देखकर हेलिडा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो सोच रही थी कि अगर काश्मीर ने काम छोड़ने या शिकायत करने की कोशिश की तो वो उसे इतना सुनाएगी कि उसके कान पक जाएंगे। काम करते हुए दोनों ऑर्फनेज के बारे में बात करने लगे। हेलिडा को शक हुआ कि कहीं ये ऑर्फनेज कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग तो नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वही ऑर्फनेज वो जगह थी जहाँ काश्मीर खुद बड़ा हुआ था। वहाँ कुल 14 बच्चे थे। जिस प्रिस्ट ने पहले उस ऑर्फनेज को चलाया था उसकी हाल ही में मौत हो गई थी। अब वहाँ सिर्फ काश्मीर और एवरिल बच्चों की देखभाल कर रहे थे, और काश्मीर ये बात एवरिल को बताना ही भूल गया था। उसे पता था कि अब एवरिल उसे ज़रूर डांटने वाली है। फिर काश्मीर ने एवरिल के बारे में बताया। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। काश्मीर को वो इतनी क्यूट लगती थी कि उसका मन करता था उसे अपनी पॉकेट में लेकर घूमता रहे। जब भी काश्मीर कोई बहुत स्टूपिड काम करता था, एवरिल के कान लाल हो जाते थे और काश्मीर को उसका वो रिएक्शन भी बहुत एडोरेबल लगता था। गाइस, लगती है इसकी भी कोई गर्लफ्रेंड है, काश्मीर की। अब हेलिडा के मन में सवाल आया कि आखिर काश्मीर को एक प्रिस्ट ने पाला कैसे। काश्मीर ने बताया कि शुरुआत में प्रिस्ट को जब पता चला कि वो एक डेविल है तो वो काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ था, लेकिन फिर दोनों ने ये बात सीक्रेट रखने का फ़ैसला किया। उस प्रिस्ट का मानना था कि अगर ऑलमाइटी ने डेविल्स को बनाया है तो उसके पीछे भी कोई वजह ज़रूर होगी। ये सब सुनने के बाद हेलिडा की नज़र में काश्मीर की इमेज थोड़ी बेहतर हो गई। अब वो उसे एक मेहनती वर्कर और ऐसा इंसान समझने लगी थी जो एलियन के प्रति लॉयल रहेगा। बाद में एलियन ने भी हेलिडा से कहा कि सच में काश्मीर ट्रस्टवर्थी है। वो वेयरवुल्फ रेस का लीडर था और उनकी रेस की एक ख़ास बात थी कि जब वो किसी मास्टर की सेवा स्वीकार कर लेते हैं तो वो उससे कभी बिट्रे नहीं करते। लेकिन हेलिडा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एलियन आगे क्या बताने वाला है। एलियन ने बताया कि काश्मीर अब उसके सेक्रीफाइसेस का काम भी संभाल रहा है।
ये सुनकर हेरिडा बुरी तरह चौंक गई, पूरा शॉक्ड हो गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसे एलियन की ज़िंदगी से निकाल कर उसकी जगह काश्मीर को तो नहीं रखा जा रहा है। काश्मीर अब मेडिसिन संभाल रहा था, लिलिथ के कर्ज को डिकोड करने में मदद कर रहा था और सैक्रिफाइसेस भी डिलीवर कर रहा था। हेरिडा को सच में लगा कि कहीं उसकी नौकरानी और एलियन के पास उसकी जगह दोनों ही खतरे में तो नहीं पड़ गए। एलियन ने हेरिडा से सीधे पूछ लिया कि क्या वो काश्मीर की वजह से उससे नाराज़ है। हेरिडा ने तो कह दिया कि वो नाराज़ नहीं है, लेकिन मन ही मन वो थोड़ा परेशान भी हो रही थी और थोड़ा गुस्सा भी थी, क्योंकि एलियन पिछले कुछ समय से बस काश्मीर की ही बातें कर रहा था। हेरिडा सच में अंदर से अपसेट थी, थोड़ा निराश थी। बाहर जाते समय आखिरकार वो लेवल 30 पर पहुंच गई, क्योंकि उसे एक स्लीप बुफ मिल गया था। इसके बाद ही उसने एक नया स्किल अनलॉक किया, शैडो हाइडिंग। बाद में हेरिडा ने काश्मीर को देखा तो उसका चेहरा बुरी तरह पीटा हुआ था, लेकिन काश्मीर ने कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है। हेरिडा उसके साथ काफ़ी अच्छे से पेश आई और उसे एवरिल की याद दिलाई। हेरिडा ने काश्मीर से पूछा कि क्या वो और एवरिल डेटिंग कर रहे हैं। काश्मीर ने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन वो एवरिल के साथ रिलेशनशिप में आना ज़रूर चाहता है। बस समस्या ये थी कि काश्मीर अक्सर बोलते बोलते ऐसी बातें कह देता था जिससे मामला और अजीब हो जाता था। उसने एवरिल के लिए अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहा कि वो उससे इतना पसंद करता है कि उसका मन उसे खा जाने का करता है। क्या? ये सुनकर हेरिडा तुरंत वहाँ से भागने लगी, क्योंकि ये बात उसे काफ़ी अजीब लगी। लेकिन काश्मीर ने समझाया कि डीमंस इंसानों से अलग तरीके से अफेक्शन दिखाते हैं। उधर एलियन ये सब देखकर अपने कमरे में गुस्से से कर्टन्स को नोच रहा था। बहुत ज़्यादा गुस्सा से देख रहा था उन दोनों को। भाई काश्मीर तो गया बेटे तू तो गया बेटे, वो हाल है। अब हेरिडा के मन में एक नया सवाल आया, क्या एलियन भी उसके लिए ऐसा ही महसूस करता है? कहीं वो भी मुझे खाने के बारे में तो नहीं ना सोचता है? हाँ सोचता तो होगा ही, लेकिन अलग तरीके वाला। क्या वो भी हेरिडा के लिए वैसे ही हंगर महसूस करता है, या फिर वो बस उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुका है? थोड़ी दूर जाने के बाद हेरिडा ने एक और वर्कर लुइस को काम से बचते हुए देखा। हेरिडा ने उसे सबक सिखाने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ फेंकने की तैयारी की, लेकिन तभी काश्मीर खुशी खुशी बीच में आकर उस पत्थर को पकड़ लिया। उसने हेरिडा से कहा कि वो उसके सामने इस तरह चीज़ें मत फेंका करे। हेरिडा को देखकर साफ समझ आ गया कि काश्मीर सच में किसी डॉग जैसा बिहेव करता है। बाद में जब हेरिडा एलियन को उसकी मेडिसिन देने गई तो एलियन ने सबसे पहले उससे काश्मीर के साथ बिताए समय के बारे में पूछ लिया। हेरिडा ने देखा कि कमरे में कर्टन्स फटे हुए थे। एलियन ने झूठ बोलते हुए कहा कि विंडो से कुछ हटाते समय गलती से उसका हाथ कर्टन्स में फंस गया था और वो खिंच गई। हेरिडा को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसे एलियन का झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब हेरिडा कर्टन्स बदलने के लिए उन्हें उतारने लगी तो एलियन ने कहा कि उसे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस काश्मीर को बुला सकता है, बुला सकता है उसके लिए। ये सुनते ही हेरिडा फिर से चिढ़ गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलियन हर काम के लिए बस अब सिर्फ काश्मीर पर ही डिपेंड हो गया है। और तभी काश्मीर भी लॉयल डॉग के तरह बिल्कुल ड्यूटी पे एकदम पहुंच गया। अब दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि कर्टन्स कौन बदलेगा। हेरिडा ने काश्मीर की बहुत हार्ड मसल्स पर हाथ मारा और कहा कि उसकी मसल्स तो कमाल ही है। उसने मजाक में कहा कि अगर वो उसे पंच भी करे तो शायद काश्मीर को कुछ महसूस नहीं होगा, है ना काश्मीर? तभी वो उसे मारने लगती है। तभी जो है एलियन उन दोनों को देखने के बाद क्या लगता है क्या करेगा? तभी एलियन कहता है हेरिडा से कि हेरिडा तुम अब ये कर्टन्स लेकर जाओ और काश्मीर को यहीं रुकने दो। तभी हेरिडा थोड़ा चिढ़ जाती है और वो कहती है कि नहीं मैं भी यहीं रुकूंगी। तो तभी जो है हमारा काश्मीर होता है वो कहता है हे हेरिडा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा यंग मास्टर ने क्या कहा, चलो जाओ अब तुम। जब काश्मीर ने हेरिडा का फर्स्ट नेम लिया तो एलियन तो गुस्सा से बुरा, मतलब वो क्या ही करेगा। वो बोलता है कि लगता है तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए हो। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। हेरिडा के चले जाने के बाद एलियन ने काश्मीर को पनिशमेंट देना शुरू कर दिया। पनिशमेंट का टाइम था 3 घंटे 24 मिनट और 40 सेकंड। एलियन ने उससे सवाल किया कि आखिर हेरिडा अब उसके साथ पहले से कम समय क्यों बिता रही है। और अब एलियन चाहता था कि काश्मीर पिछली बार की तरह इस बार भी पूरी पनिशमेंट बिना कोई आवाज़ किए सहन कर ले। गाइस मतलब वो चोट एलियन नहीं दिया था। बाद में लटीसा हेरिडा को देखकर काफ़ी खुश हुई। एम्ब्रॉयडरी की और चीज़ें बेचने के बाद हेरिडा को इस बार 7000 गोल्ड मिला था। भाई हेरिडा के तो लॉटरी लग गए। हेरिडा बहुत खुश थी। इसके बाद हेरिडा बाहर पेड़ पत्तों को साफ कर रही थी कि उसे अलर्ट मिला कि एक एनिमी उसकी तरफ आ रहा है।
वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर हैरिसन था। उसने हेलिडा को देखते ही कहा, अरे देखो कौन है, वही सस्पिशियस काउंटी की सस्पिशियस मेड। क्या डायलॉग मारा है इंस्पेक्टर हैरिसन ने। उसके साथ इंस्पेक्टर जेफरी भी था। हेलिडा और हैरिसन की मुलाकात होते ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। हैरिसन काउंट को ढूंढने आया, लेकिन उसके चीफ जेफरी ने उसे याद दिलाया कि उसने एक मेमोरेंडम साइन किया था जिसमें उसने गलत लोगों के पीछे ना पड़ने की बात मानी थी। जेफरी ने उससे चेतावनी दी कि अगर हैरिसन इसी तरह करता रहा तो उसकी शिकायत पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर से कर दी जाएगी। इसके बाद जेफरी ने हैरिसन की तरफ से हेलिडा से माफ़ी मांगी और हेलिडा ने बात को वहीं छोड़ दिया। दोनों इंस्पेक्टर्स को यहाँ के आसपास लोगों के गायब होने की रिपोर्ट्स मिली थी। जेफरी ने आसपास की जांच शुरू कर दी और हैरिसन से कहा कि वो यहीं बैठा रहे और कोई परेशानी खड़ी ना करें। इसके बाद हेलिडा और हैरिसन के बीच एक ऑकवर्ड बातचीत हुई। हैरिसन ने बताया कि उसे प्रोबेशन पर रखा गया था क्योंकि गुस्से में उसने एक नोबल मैन सॉन की गर्दन पर ही चाकू से हमला कर दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो लड़का बहुत एरोगेंट तरीके से बिहेव कर रहा था। हैरिसन को पता था कि वही लड़का असली कल्प्रिट था। पहले हैरिसन का सपना था कि वो क्रिमिनल्स को पकड़ेगा और उन्हें कानून के हवाले करेगा ताकि कानून उन्हें सजा दे, लेकिन समय के साथ उसे एहसास हो गया कि ये सब सिर्फ एक झूठ है। उसके मुताबिक क्रिमिनल्स पैसे या अपने स्टेटस की वजह से आसानी से जेल से बाहर निकल जाते हैं। हैरिसन का मानना था कि इस दुनिया में जस्टिस बहुत पहले ही मर चुका है। हेलिडा को ये सब सुनकर लगा कि हैरिसन थोड़ा क्रेजी है, पागल है। इसके बाद हैरिसन ने एडियन के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। अब उसे एडियन पर भी शक होने लगा था। हेलिडा ने मन ही मन सोचा कि शायद उसे हैरिसन को ही रिश्ते से हटाना पड़ेगा। तभी हैरिसन ने बताया कि मार्को स्टेट के यंग मास्टर की बहुत भयानक हालत में मौत हुई थी। उसकी लाश के हाथ के पीछे एक गोल निशान था जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी पैलसी ने उसे आर पार कर दिया हो। हेलिडा ने पूरी कोशिश की कि अपनी बातों से हैरिसन के शक को लॉजिकली गलत साबित कर सके, लेकिन तभी सीन एडियन की तरफ चला जाता। एडियन आराम से बैठा हुआ था और उसके हाथ में वही खूनी पेंसिल थी और यही पर कहानी फ़िलहाल कैचअप हो जाती है। अब सवाल ये है कि आप लोगों को हेलिडा और एडियन का रिलेशनशिप कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है कि दोनों का रिश्ता आगे चल पाएगा? क्या आप चाहते भी हैं कि दोनों साथ रहें? और अगर आप हेलिडा की जगह होते तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते? कुछ नहीं। आप लोग क्या करते गाइस? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके? पार्ट 15 में। अब इसके बाद से बहुत अच्छा दिखाने वाला है कहानी, ठीक है गाइस? बाय बाय।